गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में जाना था। कि सिद्धांत क्या होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, इनके अर्थ के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रबंध के सिद्धांत वो सामान्य आधारभूत मार्गदर्शक बातें हैं जो प्रबंध का कार्य करने, सीखने में, समझने में प्रबंधकों की सहायता करते हैं। उसके बाद में इसकी विशेषताओं के बारे में भी हमने जाना था। ये सार्वभौमिक कथन होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं, कारण परिणाम में सही संबंध स्थापित करते हैं, निरंतर प्रयोग और अनुसंधान बाद में इनको स्थापित किया जाता है, सत्य कथन होते हैं। इस प्रकार की विभिन्न विशेषताओं के बारे में हमने जाना था। अब हम ये जानते हैं कि प्रबंधकीय क्षेत्र में कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से विचारकों या विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन बटन पे जा करके आप इसके नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत और इसके जो प्रतिपादक है। प्रतिपादकों के ऊपर बात करते हैं तो मुख्य रूप से प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादकों में दो विद्वानों का नाम मुख्य रूप से आता है। पहले है F.W. टेलर, पूरा नाम इनका फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ये एक अमेरिकी प्रबंधक थे और इनके द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इन्होंने बताया कि प्रबंध को वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीका मतलब ऐसा तरीका जो कारण और परिणाम पर आधारित हो, जो एक व्यवस्थित तरीके पे डिपेंड होता है। तो इन्होंने प्रबंध को वैज्ञानिक तरीके से करने पर जोर दिया। इन्होंने कारखाने में कई प्रकार के प्रयोग किए। ये एक सामान्य श्रमिक के रूप में इन्होंने अपना कार्य करना प्रारंभ किया और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी योग्यता के बल पे ये उसी कंपनी के, बेथलेहम स्टील कंपनी के ये सीईओ के रूप में, मुख्य इंजीनियर के रूप में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। इन्होंने कारखाने की परिस्थितियों, श्रमिकों की जो उत्पादकता है उसके ऊपर ध्यान दिया और ये डिसीजन लिया, ये प्रयोग किए ताकि कर्मचारियों की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सके, लागत को कैसे कम किया जा सके। इनके द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है हेनरी फेयोल का। हेनरी फेयोल एक फ्रांसीसी प्रबंधक थे, ध्यान रखिएगा, ये फ्रांसीसी प्रबंधक थे। साथ ही इन्होंने सामान्य प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ये 14 सिद्धांत प्रारंभ में उनके एक लेख के रूप में थे, जो कि वहां के एक चर्चित समाचार पत्र में लेख के रूप में प्रकाशित हुए थे। बाद में इनका प्रकाशन, इनकी सबसे चर्चित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो इस पुस्तक में इनके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। ये पुस्तक 1916 में फ्रांसीसी भाषा में, 1929 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, लेकिन ये यूरोपीय देशों तक ही प्रकाशित हुई थी और 1949 में ये अमेरिका सहित पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। पुस्तक में उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। साथ ही हेनरी फेयोल ने प्रबंध की क्रियाओं को और प्रबंध के क्षेत्रों को 6 भागों में वर्गीकृत किया था। तो हम इनके ऊपर, इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ आगे इसके ऊपर बात करते हैं। पर हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इन्हें सामान्य प्रबंध के सिद्धांत भी कहा जाता है और इन्हें सामान्य प्रबंध के जनक भी कहा जाता है। जैसे कि हेनरी फेयोल प्रबंध के उच्चतम स्तर पे कार्य करते थे, F.W. टेलर प्रबंध के निम्नतम स्तर पे यानी कारखाने में कार्य करते थे, तो इन्होंने उत्पादकता बढ़ाने और लागत को कम करने पे जोर दिया। वहीं हेनरी फेयोल द्वारा, जो कि उच्च स्तरीय प्रबंधक थे, तो उनके द्वारा उच्च स्तरीय प्रबंधकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने के संबंधित इन्होंने प्रयोग किए और उन
समस्याओं को हल करने के लिए उपाय उन्होंने अपने सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया। तो दोनों में हम अंतर्भेद भी कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रबंध के थे एफ.डब्ल्यू. टेलर, जबकि हेनरी फ्योल सामान्य प्रबंध के जनक थे। इनके द्वारा उत्पादकता बढ़ाने, लागत को कम करने पर जोर दिया गया। ये कर्मचारियों के संबंधित थे, जो कि प्रबंधकों द्वारा अधीनस्थ प्रबंधकों और कर्मचारियों से कुशलतम तरीके से कार्य कैसे करवाया जाए, इसके बारे में ये निर्देश इनके द्वारा दिए जाते हैं। तो हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत है उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। अभी इस क्लास में हम 5 सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, बाकी के जो सिद्धांत है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम इनके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सामान्य प्रबंध के सिद्धांत, अर्थात इन्हें सभी प्रबंधकीय संगठनों में सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है, चाहे से संगठन व्यावसायिक हो, चाहे गैर व्यावसायिक हो, बड़े आकार का संगठन हो, छोटे आकार का संगठन हो, किसी भी प्रकार का संगठन, उत्पादकीय हो, गैर उत्पादकीय हो, इन्हें सभी प्रकार के संगठनों में लागू किया जा सकता है। जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत में उत्पादकता को बढ़ाने पे जोर देते हैं, लागत को कम करने पे जोर देते हैं। तो इसलिए इनके सिद्धांतों का प्रयोग केवल उन्हीं संगठनों में किया जा सकता है जो उत्पादकीय कार्यों में संलग्न हो, लेकिन इनका उपयोग सभी संगठनों में किया जा सकता है। इसलिए ये सामान्य प्रबंध के सिद्धांत है। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवाइडेशन ऑफ वर्क। तो प्रबंध के सिद्धांतों का पहला सिद्धांत कार्य विभाजन का सिद्धांत। ये सिद्धांत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सामान्य सा नियम है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं उन कार्यों को सबसे पहले छोटे छोटे भागों में वर्गीकृत कर दीजिए, और वर्गीकृत करने के बाद उन भागों को, उन कार्यों को उन लोगों को या कर्मचारियों को सौंप दीजिए जो कि वो कार्य करना चाहते हैं, उसमें योग्य है और इच्छुक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये लाभ होगा कि कार्य छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा, सभी लोगों को मिल जाएगा, तो कम समय के अंदर कार्य किया जा सकता है। एक ही कर्मचारी अधिकारी पे कार्य का संपूर्ण भार नहीं पड़ता है, और क्योंकि सभी में कार्य हमने बांट दिया है तो निश्चित या तय समय में कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। साथ ही इससे विशिष्टीकरण के लाभों की भी बेनिफिट ऑफ स्पेसिफिकेशन, इनके लाभों की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हम कार्यों को बांट करके उन भागों को उन लोगों को सौंप देते हैं जो कि उसको करने में एक्सपर्ट या इच्छुक होते हैं, योग्य होते हैं, तो जब वो बार बार उन कार्यों को करते हैं तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने टेलर की शॉप देखी है, ठीक है, जहां हम कपड़े सिलवाते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि वहां अक्सर कार्यों का विभाजन किया हुआ रहता है। कोई कपड़े सिलवाने के लिए आता है तो वहां पे वो अपने कार्यों को बांट देते हैं। जो एक व्यक्ति है वो नाप लेता है और उस नाप के अकॉर्डिंग कपड़े की कटिंग करता है, उसको मास्टर हम कहते हैं। दूसरा व्यक्ति जो होता है वो सिलाई करने का कार्य करता है, और एक व्यक्ति जो होता है वो उसको प्रेस करने या पर्टिकुलर जो बटन वटन लगाने, इन एक्टिविटीज का ये कार्य करता है। तो हम ये देखते हैं कि उसमें कार्यों को बांट दिया जाता है, और जब वो उन्हीं कार्यों को बार बार करते हैं तो उन कार्यों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो दो फायदे होते हैं, कार्य जल्दी हो जाता है, दूसरी बात कर्मचारियों की जो योग्यता, क्षमता है, विशिष्टीकरण के लाभ है, उनकी प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत की। अगला सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये कहता है, इस सिद्धांत में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा है कि संस्था में प्रबंधकों द्वारा अधीनस्थों से काम करवाने के लिए आवश्यक है कि वो उन्हें अधिकार उत्तरदायित्व सौंपे। क्योंकि जैसा कि प्रबंध के अर्थ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रबंधक अपने उद्देश्यों या अपने कार्यों, उत्तरदायित्वों को अपने अधीनस्थों से पूरा करवाता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने अधीनस्थों से कब पूरा करवाएगा, जब वो उनको कार्य करने की जिम्मेदारी थी, और जिम्मेदारी के साथ साथ उनको उन कार्य को करने के पर्टिकुलर अथॉरिटी या अधिकार भी सौंपे। यानी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों ये सौंपे जाते हैं, और ये क्रम
ऊपर से लेके नीचे तक चलता रहता है। अधिकारी अपने अधीनस्थ को देगा, वो अधीनस्थ अपने से अधीनस्थ को देगा, इस प्रकार से एक क्रम चलता रहेगा। तो हेनरी फ्योल ने ये कहा है सिद्धांत में कि संस्था में अधिकार और उत्तरदायित्व जो सौंपे जा रहे हैं प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों को, उनमें पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। यानी जितनी मात्रा में अधिकार दिए जा रहे हैं ना, उतने ही जिम्मेदारियां होनी चाहिए। जितनी जिम्मेदारियां है उतने ही अधिकार होने चाहिए, इनमें कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने अधिकार ज्यादा दिए हैं तो और उत्तरदायित्व कम है तो अधिकारों का दुरुपयोग होगा, और अगर उत्तरदायित्व ज्यादा अधिकार कम है तो उत्तरदायित्व की पालना सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक विक्रय प्रबंधक द्वारा अपने विक्रय प्रतिनिधि को माल बेचने का अधिकार दिया गया है, साथ ही उसको उत्तरदायित्व भी उसको ये दिया गया है कि उसे एक माह में 5 लाख रुपए की बिक्री करनी है, लेकिन उसने उसे ये भी अधिकार दिया है कि इस बीच वो संस्था या के बेस पे 7 दिन की उधार अधीनस्थों में रख सकता है। अब यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, जो दुकानदार है वो उधार मांग ही नहीं रहा है, वो नगद में काम कर रहा है, लेकिन हमने उन्हें अतिरिक्त अधिकार दे दिए, उत्तरदायित्व कम है, आसानी से माल बिक रहा है, तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा, यहाँ पे उधार के अंदर माल देगा और पर्टिकुलर अपनी जो लाभ है वो करेगा। और अगर इससे विपरीत स्थिति है कि हमें उधार देनी पड़ रही है, तब हम ऐसी स्थिति में उधार देने का अधिकार उन्हें नहीं दे रहे, तो वो अपने उत्तरदायित्व की पालना ही नहीं कर पाएगा, यानी माल बेच ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से कहा गया कि इनमें पर्याप्त तालमेल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे की, आदेश की एकता के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑर्डर या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आदेश की एकता का सिद्धांत भी एक सामान्य निर्देश, एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि संस्था में एक प्रबंधक द्वारा या संस्था में प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों को एक ही प्रकार से आदेश निर्देश दिया जाना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि संस्था में एक कर्मचारी द्वारा एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश और निर्देश मिलना चाहिए। अगर एक कर्मचारी को एक से ज्यादा अधिकारी आदेश निर्देश दे रहे हैं एक ही समय में, तो वो कर्मचारी यहाँ भ्रमित हो जाएगा कि मैं पहले किसके आदेश की पालना करूं, और इसी भ्रम में, इसी कंफ्यूजन में वो किसी के भी आदेश की पालना सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। इससे अधिकारियों में तो मतभेद होगा ही होगा, साथ ही कर्मचारी का भी मनोबल गिरेगा, उसकी उत्पादकता का भी ह्रास होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि ये एक कर्मचारी है जिसका नाम है सी, ठीक है, इसके 2 अधिकारी हैं ए और बी। यहाँ पे ए अधिकारी ने उस सी को ये आदेश दिया है कि आपको अभी माल ले जाकर के मार्केट में सेल करना है, यानी विक्रय का आदेश दिया। उसी समय बी अधिकारी ने यहाँ पे, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, उसने यहाँ ये आदेश दिया कि आपको कुछ देर मशीन को ऑपरेट करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही समय में इसे 2 आदेश मिल गए, दोनों अलग अलग तरह के हैं। ये कहता है कि आपको मार्केट जाके माल सेल करना है, ये कहता है आपको कंपनी में रह के मशीन ऑपरेट करनी है। तो अब यहाँ सी कंफ्यूज हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा कि मैं किसका ऑर्डर मांगू, क्योंकि मेरे दोनों ही अधिकारी हैं, और ऐसी स्थिति में वो किसी के भी आदेश की पालना नहीं कर पाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो एक ही कर भी लेगा, जैसे इसके अनुसार अगर मार्केट चला जाएगा तो यहाँ पे ये इसको डांटेंगे क्योंकि यहाँ इसके आदेश की उल्लंघन हुआ। तो इसलिए आदेश की एकता सदैव बनी हुई रहनी चाहिए, इससे भ्रम नहीं होता है, कर्मचारी एकाग्रचित होकर अपने आदेश की पालना कर सकता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है निर्देशन की एकता, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। निर्देशन की एकता सिद्धांत भी इसी प्रकार का सिद्धांत है, पर ये आदेश की एकता सिद्धांत एक व्यक्तिगत या एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय या कर्मचारी से संबंधित है, ये एक व्यक्तिगत नियम है। और निर्देशन की एकता का सिद्धांत एक पूरे विभाग या एक पूरे ढांचे से संबंधित है, तो इसलिए ये एक विभागीय और संस्थागत या सामूहिक नियम होता है। निर्देशन की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि संस्था में समान प्रकार के कार्यों या योजनाओं के लिए एक ही विभाग होना चाहिए और उस विभाग का एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए। उसी उच्च अधिकारी द्वारा पूरे विभाग को
आदेश निर्देश दिया जाना चाहिए। इससे संस्था में आदेश की एकता बनी रहेगी। उन सबको एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश निर्देश मिलेगा। अगर एक विभाग के कई अधिकारी हो जाएंगे तो उनके बीच में एक ही समय में वो आदेश निर्देश देंगे, आपस में मतभेद भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही अधिकारी, जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर ये मान लीजिए कि हमने एक उत्पादन विभाग है संस्था का, उत्पादन विभाग के दो अधिकारी हैं, ए और बी। तो दो अधिकारी हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे ये अपने कर्मचारियों को जो आदेश और निर्देश प्रदान करेंगे तो हो सकता है वो एक ही समय में प्राप्त हो, तो इसकी वजह से पारस्परिक वही आदेश की एकता का उल्लंघन होगा। दूसरी बात, इनके बीच में पारस्परिक मतभेद और झगड़ा भी होगा, क्योंकि अहम इनका टकराएगा कि पहले मेरे आदेश की पालना होनी चाहिए थी, वो ये भी कहेगा मेरे आदेश की होनी चाहिए थी, और इसी अहम भावना की वजह से इनमें पारस्परिक मतभेद होगा, जिससे संस्था का वातावरण खराब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि निर्देशन की एकता सदैव बनी रहे। नेक्स्ट है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन का सिद्धांत जिसमें हेनरी फेवल द्वारा ये कहा गया है कि संस्था में कर्मचारियों के मध्य अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन यानी स्वयं द्वारा स्थापित नियम और उनकी पालना, यानी स्वयं द्वारा शासित शासन, ये अनुशासन कहा जाता है। तो अनुशासन के इस सिद्धांत में कहा गया है कि अनुशासन का मतलब होता है कि अधिकारियों द्वारा जो आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी पालना अधीनस्थों द्वारा सही समय पर होनी चाहिए, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, पालना नहीं की जा रही, तो इसका मतलब है कि अधीनस्थ कर्मचारी अनुशासन भंग कर रहे हैं। तो अनुशासन स्थापित करने के लिए संस्था में आदेश निर्देश, संस्था में एक पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें आदेश निर्देशों की पालना सही समय पर करवाई जाए, और आदेश निर्देशों का उल्लंघन करने वाले, नियमों को तोड़ने वाले, अनुशासन को भंग करने वाले कर्मचारियों पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जो अनुशासन बनाए हुए रखे हैं उनको प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाए, पुरस्कृत किया जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए। इससे क्या है, संस्था में अनुशासन का वातावरण बना रहता है, आदेश निर्देशों की पालना सही प्रकार से होती रहती है, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में पारस्परिक तालमेल प्रभावी तरीके से बना रहता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने जाना कि हमने हेनरी फेवल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के इन 5 सिद्धांतों के बारे में जाना है। बाकी के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।